तंतु से वस्त्र तक। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्हें प्राप्त हुए पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़ों की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। चित्र 3.2 में दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लेषित कृत्रिम हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर। ये चित्र 3.1 कपड़े की दुकान दिखाई है। कंबल, पर्दे, मेज पोश, तैलियाँ और झाड़ने डस्टर आदि ये सभी विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लेषित कृत्रिम के रूप में किया। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? वस्त्रों में विविधता क्रियाकलाप। एक, आपने अपने पास की किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़ों की कर्तन एकत्र कीजिए। कपड़े के प्रत्येक कर्तन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर रूसी से रेशमी, ऊनी, संश्लेषित के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। कपड़े की कर्तन की विवर्धित दृश्य। क्या आप यह जानते हैं कि ये विभिन्न कपड़ों किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो ये एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? चित्र 3.2 क्रियाकलाप 2, सूती कपड़ों का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके लिए सिरे पर कोई ढीला धागा या तांगा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। चित्र 3.3, यदि कोई ढीला कपड़े से कोई तांगा या तंतु खींचिए, तांगा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तांगा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम देखते हैं कि धागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनना है। ये तांगे किससे बनते हैं? तंतु। क्रियाकलाप 3, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। इसे तांगे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तांगे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाकर तांगे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोंचिए। क्या आप इस सिरों पर यह देखते हैं कि तांगा पतली लाड़ियों में विघटित हो गया है? चित्र 3.5, तांगे को पतले तंतु में विखंडित। 3.5 में तांगा पतली लड़ियों में विघटित हो जाता है। सुई में तांगे को पिरोने डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तांगे का यह सिरा कुछ पतली लाड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तांगे को सुई के नोक से गुजारना कठिन हो जाता है। तांगे की ये दिखाई देने वाली पतली लाड़ियाँ भी और अधिक पतली लाड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। वस्त्र धागों या तांगों से मिलकर बनते हैं तथा तांगों
भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाली जंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्रों के निर्माण केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता है। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनकी स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं हैं से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लेषित तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। बुझों ने यह दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा और उन्हें योद्धा पहनते थे। यह जानना चाहता है कि क्या ये किस प्रकार के तंतु से बने होते हैं। कुछ पादप तंतु। रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंप के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाई अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारे को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लाड़ियों जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतु से बनी है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली अथवा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादपों के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफुल्लों रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। चित्र 3.3 में कपास दिखाई गई है। साधारणतया इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटन कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। चित्र 3.3 आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। कपास ओटना जंतु पटसन तंतु को पटसन पादप चित्र 3.8 के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में किसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है? भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसे करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तांगों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? पटसन के पौधे चित्र 3.8 में दिखाए गए हैं। रुई से तांगा बनाना। रुई तांगों की कताई। आप स्वयं सूती तांगा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशे को लगातार ऐंठते भी रहिए। चित्र 3.9 क्या आप तांगा बना सकते हैं? रेशों से तांगा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं।
इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशम को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथों से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चित्र 3.11 में चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ का कते तांगों से बुने वस्त्र, खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयाती कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक चित्र 3.10 में तकली दिखाई गई है। ये तकली है 1956 में। ये चरखा चित्र 3.11 में दिखाया गया चरखा संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। बृहत पैमाने पर तांगों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तांगों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तांगे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई व बधाई है। बुनाई क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तांगों के दो सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तांगों के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 5, भिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12A में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.12B में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर से शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टी को एक एक करके दूसरे शीट के कटाओं ये कागज की पट्टी से बुनाई A, B और C और D में दिखाए गए हैं। चित्र 3.12C में दिखाए अनुसार बुनाई। चित्र 12D में पट्टियों से बुनने के पश्चात नमूना दिखाया गया है। इसी ढंग से तांगों के 2 सेट को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तांगे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। चित्र 3.13 करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित। हस्त करघे 13 में दिखाए गए बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई नीटिंग में किसी एकल तांगों का उपयोग वस्त्रों के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। चित्र 3.14। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तांगे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? ये एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की ये चित्र स्वेटर बुनने की दिखाया गया है। 14 में स्वेटर बुनाई। वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती हैं। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। हेली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के समय
विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्ष की छाल, वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों तथा जंतुओं के चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाई तथा डालियां टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लाड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकट क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसकी प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं। प्राचीन मिस्र कपास, गोलक, ओटना, रेशे, कताई और तांगे से बुनाई और बंधाई से वस्त्र तैयार हो जाता है। में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़े में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई हैं, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। प्रमुख शब्द रुई, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई और तांगा चित्र में दिखाए गए हैं। सारांश के लिए कि वस्तु सामग्री अथवा वस्त्रों में भी विविधता होती है। जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर वस्त्र तांगों से बनते हैं जिन्हें तंतु से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लेषित। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर कुछ संश्लेषित तंतु के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तांगों से बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे हमें वस्त्र प्राप्त होते हैं। प्रस्ताविक परियोजनाएं: किसी निकटवर्ती हथकरघे अथवा बिजली करघा इकाई का भ्रमण कीजिए तथा भिन्न विधियों द्वारा तंतु की बुनाई का परीक्षण कीजिए। पता लगाइए कि क्या आपके क्षेत्र में कहीं तंतु प्राप्त करने के लिए कोई फसल उगाई जाती है। यदि हाँ, तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। भारत रुई तथा सूती वस्त्रों का प्रमुख उत्पाद रहा है। भारत बहुत से अन्य देशों को सूती वस्त्रों तथा वस्तुओं की आपूर्ति करता है। पता लगाइए कि यह हमारे सहायता किस प्रकार करता है। क्या आप जानते हैं कि सूफी संत तथा कबीर एक बुनकर थे। उनके जीवन चरित्र तथा शिक्षाओं का पता लगाइए। क्या आप अपने शिक्षक अथवा अभिभावकों के मार्गदर्शन निरीक्षण के अधीन किसी वस्त्र के तंतु की पहचान के लिए एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। किसी वस्त्र से 6 से 8 तक तंतु खींचकर बाहर निकालिए। तंतु के एक सिरे को चिमटे में पकड़िए तथा दूसरे सिरे को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपर लाइए। सावधानी से परीक्षण कीजिए क्या तंतु ज्वाला से दूर सिकुड़ती है, क्या तंतु पिघलता अथवा जलता है, इसकी किस प्रकार की गंध निकलती है। इनके परीक्षण को नोट कीजिए। यदि ये सूती तंतु है तो ये जल जाते हैं परंतु सिकुड़ते अथवा पिघलते नहीं हैं। जलते तंतु से कागज के जलने जैसी गंध आती है तो रेशमी तंतु ज्वाला से दूर सिकुड़ता है और जल जाता है परंतु पिघलता नहीं है। इसके जले मांस जैसी गंध आती है। ऊनी तंतु भी सिकुड़ता है और जल जाता है परंतु पिघलता नहीं है। इससे जलते बालों जैसे तीव्र गंध आती है। संश्लेषित तंतु सिकुड़ते हैं और जल जाते हैं। ये पिघलते भी हैं और जलते प्लास्टिक जैसे गंध देते हैं। बूझो जानता है कि रुई के तांगों के जलने पर निकलनी गंध कागज के जलने की गंध जैसी होती है। वह यह जानना चाहता है कि क्या वह यह मान सकता है कि कागज भी पादप से बनते हैं।